नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अपनी चंचलता जहां भी होंगे वहां अपनी चंचलता बिखरा रहे होंगे। तो आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं हमारे महत्वपूर्ण राजनीति विज्ञान का प्रथम पाठ दो ध्रुवता के अंत का अंतिम चरण या यूं कहें अंतिम भाग, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत और रूस के संबंध। इससे पहले हमने पढ़े हैं कि भाई दो ध्रुवता क्या होती है, इसके क्या परिणाम हुए, इसका विघटन होने का क्या कारण था, विश्व पटल पे क्या इसका परिणाम निकला, क्या इसका प्रभाव पड़ा और एक नई विश्व अर्थव्यवस्था कैसे बनी, यह एक नया युग का प्रारंभ कैसे हुआ। साथ ही हमने पढ़ा कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो जो 15 देश बने थे उनमें क्या जातीय संघर्ष हुए, क्या क्षेत्रीय संघर्ष हुए और शोक थेरेपी क्या होती है, राष्ट्रमंडल का गठन कैसे हुआ। उसी कड़ी में आज हम पढ़ने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक को, भारत और रूस संबंध। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसीलिए इसको हमने अलग रखा, बाकी भागों से इसको बिल्कुल अलग रखा और अलग से पढ़ रहे हैं। पहले के भागों में हमने इसके बारे में पढ़ा है पर वो सिर्फ संक्षिप्त में था। आज इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, भारत और रूस के संबंध के बारे में। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी पूरा अध्याय का है। साथ ही साथ हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण विकल्प के प्रश्न और उत्तर, अति लघु उत्तरी प्रश्न उत्तर या यूं कहें एक वाक्य में उत्तर। जो आपकी एग्जाम में पेपर आपका टोटल 80 नंबर का होता है तो 32 नंबर यहीं से पूछे जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक भी हम आज ही कवर हमारे साथ में करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत और रूस के संबंध कैसे थे, या भारत और रूस की मैत्री, या यूं कहें भारत और सोवियत संघ की मैत्री। तो भारत और रूस एक सिर्फ दो देशों के बीच आयात निर्यात का कार्य नहीं है कि सिर्फ आयात और निर्यात वहां से हमारा चल रहा है। हमारे उसके साथ सांस्कृतिक संबंध भी है, आर्थिक सहयोग भी है, तकनीक के क्षेत्र में भी हम उसके साथ काम कर रहे हैं और दोनों की मैत्री एक परम मित्र की तरह घनिष्ठ मित्रता है। यूं बाकी देशों से भी हम आयात निर्यात करते हैं, अमेरिका के साथ भी हम आयात निर्यात करते हैं, और भी अदर देश है जहाँ से हमारा आयात निर्यात चलता है। भाई पाकिस्तान के साथ भी हमारा आयात निर्यात चला है, पर वो मित्रता इन देशों के साथ नहीं है जो हमारी रूस के साथ है। तो रूस के साथ हमारे संबंध क्या है, साझेदारी क्या है, सहयोग। तो सबसे पहला औद्योगिक सहयोग। रूस ने हमें, जब भारत आजाद हुआ था उस समय हमारे पास इतने औद्योगिक क्षेत्र नहीं थे, इतने संसाधन नहीं थे, तो रूस ने सबसे प्राथमिक सहयोग किया औद्योगिक। भिलाई इस्पात संयंत्र 1955, भिलाई में जो हमारा इस्पात संयंत्र उद्योग कारखाना लगा हुआ है 1955 में, उसमें रूस ने सहायता की थी। ये भारत का पहला बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र है। इसमें हम लोहे की चीजें, रेलवे से संबंधित सारी चीजें का निर्माण करते हैं, और ये किसके सहयोग से बना है? रूस के। दूसरा अगर औद्योगिक क्षेत्र में हम देखें तो हमारा है बोकारो इस्पात संयंत्र। ये भी सोवियत की तकनीक, मतलब टेक्नोलॉजी कहाँ से है? सोवियत संघ से। सोवियत की टेक्नोलॉजी के सहयोग से विकसित भारी उद्योग हुआ है, और निर्माण क्षेत्र के लिए स्टील उत्पादन है। इसमें काय का निर्माण होता है? स्टील से संबंधित धातु का, स्टील धातु से बने हुए सामानों का निर्माण होता है बोकारो इस्पात संयंत्र में। और इसमें तकनीक कौन सी है? तो सोवियत संघ की। साथ ही तेल और गैस के लिए, जैसे हमारे भारत में बहुत कम क्षेत्र ऐसे जहां से पेट्रोलियम या यूं कहें प्राकृतिक गैस और तेल मिलता है, तो क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन को, जो भारत की एक संस्था है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन को तेल खोज, मतलब तेल की खोज करने में, फिर उसको निकालने, ड्रिलिंग तकनीक, मतलब जमीन के अंदर से उसको कैसे निकालेंगे, किस टेक्नोलॉजी के साथ जमीन से उसको बाहर निकाला जाता है, में सहयोग किया है किसने? रूस ने, या यूं कहें सोवियत संघ ने, क्योंकि 1955 में रूस क्या था? सोवियत संघ था। साथ ही भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और तेल उत्पाद तकनीक भी हमको रूस ने प्रोवाइड करवाई, या तो यूं कहें प्रदान की है। तो क्या है? सबसे पहला औद्योगिक सहयोग जो हमारा रूस के साथ है। दूसरा है आर्थिक सहयोग। जब भारत आजाद हुआ बहुत से देशों से, या यूं कहें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हुआ, या और भी अमेरिका वगैरह हुआ, जहां से हमें आर्थिक सहयोग की उम्मीद
थी, परंतु अमेरिका अंतिम समय में आर्थिक सहयोग देने से मना कर देता है बहुत बार, परंतु रूस ने हमेशा हमें आर्थिक सहयोग दिया है। सिर्फ आर्थिक सहयोग ही नहीं दिया है, उसने कुछ शर्तों में भी छूट दी है और ब्याज दर में भी छूट दी है। तो क्या है, सोवियत संघ ने भारत को पश्चिम देश मतलब वही पूंजीवादी देश की तरह राजनीतिक शर्तों के बिना आर्थिक सहयोग दिया है। काहे की शर्त? राजनीतिक शर्त। बहुत बार क्या होता है, कोई देश अगर दूसरे देश को आर्थिक सहयोग प्रदान करता है तो वो अपने राजनीतिक हित साधता है, वो अपनी राजनीतिक प्रभाव वहां उस देश के ऊपर छोड़ता है। वो देखता है कि भाई वहां पे कौन सी पार्टी राज कर रही है, कौन सा दल का शासन है, तो उसके अगर राजनीतिक हित पूरे होते नहीं होते तो नई नई नियम और शर्तें लगाता है। परंतु सोवियत संघ ने कभी भी अपने राजनीतिक हित को ना देखते हुए, राजनीतिक शर्तें ना लगाते हुए, उसके बिना हमें आर्थिक सहयोग दिया है। साथ ही साथ कम ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण, मतलब कम ब्याज दर पर लंबे समय के लिए ऋण प्रोवाइड किया गया, जहां पे 10, 12 और 15% की ब्याज दर पे ऋण मिलता है, वहीं सोवियत संघ से 2.5% की ब्याज दर पे हमें लोन मिला है। रुपए और रूबल व्यापार व्यवस्था, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत हुई। रुपए भारत की मुद्रा है और रूबल रूस की मुद्रा है। जैसे हम हमारी करेंसी को क्या कहते हैं? रुपया। क्या कहते हैं? रुपया। उसी प्रकार रूस में जो रुपए चलते हैं उसे कहते हैं रूबल। क्या कहते हैं? रूबल। तो पहले अगर आज भी अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय देशों में व्यापार होता है तो काय का उपयोग करते हैं? डॉलर का। मतलब अगर कोई सा सामान आपको खरीदना है तो उस देश की मुद्रा में आपको अपनी करेंसी का परिवर्तन कराना, एक्सचेंज करवानी रहती है। तो अधिकतर जो विदेशी व्यापार होता है वो होता है डॉलर के माध्यम से। काय के माध्यम से? डॉलर के माध्यम से। अब अगर आपके पास डॉलर नहीं है तो क्या होगा? हमारी मुद्रा की कीमत कम होगी, जितनी हम हमारी मुद्रा देंगे उसके बदले हमको डॉलर मिलता है। जैसे आज की तुलना में अगर हम $1 हमें खरीदना है तो हमको एक बड़ी रकम पे करनी रहती है। वहीं उस कंडीशन में जब भारत के पास विदेशी मुद्रा का भंडार नहीं था तो रूस ने अपनी करेंसी, अपने रुपए मतलब रूबल में भारत के साथ लेन देन किया। सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों की स्थापना में सहयोग, बहुत से हमने कारखाने भी देखे, बोहरा का, भिलाई का, जो उद्योग लगे, कारखाने लगे, इसके अलावा और भी कारखाने जो लगे हुए तो उनमें आर्थिक सहयोग रूस से हमें प्राप्त हुआ। इंजीनियरों और तकनीशियनों का प्रशिक्षण, साथ ही साथ उसने सिर्फ आर्थिक सहयोग नहीं दिया, संसाधन नहीं दिए, जो हमारे इंजीनियर थे, जो हमारे तकनीशियन थे, उनको भी उसने प्रशिक्षण देने का काम किया। सिर्फ यही नहीं कि काम करो कि हमसे टेक्नोलॉजी ले लो, उसने टेक्नोलॉजी साधन देने के साथ साथ हमें टेक्नोलॉजी भी प्रदान की, हमें प्रशिक्षित भी किया कि भाई अगली बार अगर आपको यह काम पड़े तो आप खुद कर लो। रक्षा, सोवियत संघ या रूस बाद में का भारत के साथ रक्षा को लेके बहुत बड़ा साझेदार है। आज भी सोवियत संघ या रूस से हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार या यूं कहे सबसे बड़ा ग्राहक भारत है। आज भी जो हम हथियार खरीदते हैं, रूस से जो हथियार बेचे जाते हैं, उसमें दूसरे नंबर पे खरीदार हमारा भारत देश आता है। तो उस समय भी जब सोवियत संघ था और आज रूस है, तो भी हमने रूस से लड़ाकू विमान MiG-21, MiG-23, MiG-27, MiG-29, सुखोई Su-3M की 30M की, ये हमने लड़ाकू विमान खरीदे। टैंक में अगर देखा जाए तो T-55, T-72 और T-19 टैंक हमने खरीदे हैं। साथ ही रूस ने हमें पनडुब्बियां भी प्रदान की है। पनडुब्बी जो पानी के अंदर रहती है, कैप्सूल टाइप की, स्पेन की तरह रहती है, जो पानी के अंदर अंदर चलती है, तो पनडुब्बियां भी रूस ने हमें प्रदान की है। किलो क्लास सबमरीन दी हमें, पनडुब्बी यानी सबमरीन। साथ ही साथ परमाणु पनडुब्बी लीज पे दी थी, यानी किराए पे दी थी। परमाणु पनडुब्बी किराए पे दी ताकि अगर हम पानी के अंदर से भी, पानी के अंदर छुपे हुए भी हम परमाणु हथियारों का प्रयोग कर सके या परमाणु हमला कर सके। बाद में INS चक्रा, जिसका नाम है पनडुब्बी, क्या नाम है? INS चक्रा, ये हमें उसने प्रदान करी। पहले लीज पे दी और बाद में हमने उससे
खरीद ली। युद्ध पोत भी उसने प्रदान किए, आईएनएस विक्रांत फ्रिगेट और मिसाइल पोत। युद्धपोत क्या होते हैं? युद्धपोत यानी पानी के बहुत बड़े बड़े जहाज जिनके ऊपर मिसाइलें रखी रहती है, नौसैनिक रहते हैं, टैंक रखे रहते हैं, तोपें रखी रहती, तो उसको कहते हैं हम युद्धपोत। क्या कहते हैं? युद्धपोत। मतलब बहुत बड़ा जहाज जिसके ऊपर सारी सुविधा प्रदान हो। तो हमारा बहुत कौन है? आईएनएस विक्रमादित्य, सॉरी आईएनएस विक्रमादित्य फ्रिगेट। और मिसाइल पोत मतलब जो पोत पानी में खड़े रहते हैं, जो मिसाइल दागने का काम करते हैं। और साथ में उसने अपने हमें मिसाइल भी प्रदान किए। मिसाइल में ब्रह्मोस्त्र, भारत रूस संयुक्त विकास, जो हमारी ब्रह्मोस्त्र मिसाइल है वो भारत और रूस की संयुक्त टेक्नोलॉजी के आधार पे बनी है। और S-40 आपने देखा होगा, अभी पिछले साल की बात है, जब भारत और पाकिस्तान की अनबन हुई, भारत ने पाकिस्तान पे हवाई अटैक किए, तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी हमारे ऊपर बहुत से अटैक किए थे। तो सारे अटैक उसके हवा में ही हमने फेल कर दिए। जो भी उसने उधर से मिसाइलें दागी उसको हमने हवा में ही नष्ट कर दिया। तो उसमें जो टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है, जो रडार थी, वो S-14 थी। विज्ञान और तकनीकी सहयोग, अंतरिक्ष विज्ञान, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण। अंतरिक्ष के क्षेत्र में रूस ने या यूं कहें सोवियत संघ ने 1975 में जब हमने हमारा पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा, तो उसके लिए रॉकेट की जो जरूरत रहती है, रॉकेट स्टेशन, तो वो हमें रूस ने प्रदान किया था। वहीं हमारे राकेश शर्मा का अंतरिक्ष मिशन 1984, जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए, भारत के नागरिक, तो कौन किसके रॉकेट से गए थे? रूस के रॉकेट से। और इंदिरा जी ने इनसे बात की थी और पूछा था कि बताइए राकेश शर्मा जी, हमारा भारत ऊपर से कैसा दिखता है? तो इन्होंने एक बहुत प्यारी लाइन बोली थी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। मतलब सारी दुनिया से सुंदर अगर कुछ दिख रहा है या अंतरिक्ष से नीचे देखने पे, तो सिर्फ भारत ही भारत दिख रहा है, बाकी कोई सा देश नहीं दिख रहा है, सिर्फ भारत दिख रहा है। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। तो रूस ने या सोवियत संघ ने हमको विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उपग्रह प्रक्षेपण और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग प्रदान किया। वहीं परमाणु विज्ञान में अगर देखा जाए तो परमाणु रिएक्टर तकनीक रूस ने हमें प्रदान की। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना में हमको सहयोग दिया है। और परमाणु वैज्ञानिकों का प्रशिक्षण एवं एक टेक्नोलॉजी देना अलग बात होती है, एक सामान देना अलग बात होता है। जैसे मान लीजिएगा आप गए कहीं पंचर की दुकान पे या मोबाइल की दुकान पे सुधरवाने के लिए, तो मोबाइल दुकान वाला आपका मोबाइल सुधार के दे दे, वो अलग होता है। परंतु वो दुकानदार यूं कहे कि भाई एक काम कर, तू रुक, तू भी ये काम सीख ले, ताकि कल से अगर तेरा मोबाइल कुछ खराब होता है तो ऐसे ऐसे करके आप सही कर लेना। तो रूस ने हमें विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग दिया, साथ ही साथ हमारे जो वैज्ञानिक थे, परमाणु वैज्ञानिकों का प्रशिक्षण भी किया, मतलब उनको शिक्षित भी किया कि भैया इस तरीके से आप परमाणु बम बना सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा और मानव संसाधन, शिक्षा के क्षेत्र में जब हम आजाद हुए तो इतने बड़े लेवल के हमारे पास जो आज IIT है, एम्स है, ये सारी सुविधाएं उस लेवल पे मौजूद नहीं थी। तो यहाँ से विद्यार्थी बाहर पढ़ने जाते थे। आज भी बहुत से विद्यार्थी बाहर पढ़ने जाते हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया जाता है, कोई UK जाता है, कोई अमेरिका पढ़ने जा रहा है। तो उस समय जब शिक्षा और मानव संसाधन के सहयोग में तो हजारों भारतीय छात्रों को रूस ने क्या दी? स्कॉलरशिप दी। क्या दी? छात्रवृत्ति दी। मतलब जो भारतीय छात्र सोवियत विश्वविद्यालयों में पढ़ते थे उनको वहां छात्रवृत्ति मिलती थी। क्या मिलती थी? छात्रवृत्ति। अब छात्रवृत्ति से क्या मिलता है भाई? एक आर्थिक सहयोग प्राप्त होता है। मान लीजिए कि कॉलेज की फीस 5 लाख रुपए है, अगर 5 लाख के बदले कॉलेज की तरफ से 2 लाख छात्रवृत्ति के तौर पर मिल जाएंगे, तो उस स्टूडेंट को सिर्फ 3 लाख ही जमा करने पड़ेंगे। जैसे आज भी हमारे सरकारी स्कूल में कोई पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों को कॉलेज की तरफ से छात्रवृत्ति दी जाती है। तो छात्रवृत्ति क्या करती है? उनको आर्थिक सपोर्ट करती है कि अगर कॉलेज की फीस ज्यादा है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं, आप पढ़िए। उस फीस के साथ साथ कॉलेज की तरफ से आपको छात्रवृत्ति दी जाएगी ताकि आपको आर्थिक सहयोग
मिल पाए। तो रूस ने हमारे हजारों भारतीय छात्रों को, जो उस समय वहां के विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे थे, उनको छात्रवृत्ति प्रदान की। इंजीनियर हुए, डॉक्टर हुए या वैज्ञानिक हुए, उनको सबको उसने प्रशिक्षण प्रदान किया और तकनीकी पुस्तकों का आदान प्रदान किया। मतलब जो पुस्तकें थी, जैसे आपकी फिजिक्स हुई, केमिस्ट्री हुई, मैथ्स हुई, तो जो तकनीक से संबंधित सारी पुस्तकें थी वो भी उसने भारत को प्रोवाइड की कि भैया ये किताब है, ये किताब हम हमारे कॉलेज में पढ़ाते हैं, आप भी पढ़ो और आपके यहाँ कॉलेज में भी ये कोर्स लागू करो। तो बहुत सी तकनीकी किताबों का भी वहां से आदान प्रदान हुआ। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या सहयोग किया रूस ने, सोवियत संघ ने? भारतीय छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की, डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण दिया, साथ ही साथ तकनीकी पुस्तकों का आदान प्रदान हुआ। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग, अंतरराष्ट्रीय यानी जो हमारा यूएन है, संयुक्त राष्ट्र, उस मंच पर अगर बहुत से ऐसे रहते हैं अंतरराष्ट्रीय मसले रहते हैं, जैसे तुम्हारे राज्य के मसले हुए तो राज्य के अंदर हल हो जाएंगे, देश के मसले है तो देश में हो जाएंगे, पर दो देशों के मध्य अगर कोई विवाद होता है तो उसका समाधान करवाने के लिए कहाँ जाना रहता है? बहुत बार कोई से राष्ट्रीय मसलों को लेके यूएन में जाना रहता है, संयुक्त राष्ट्र में जाना रहता है। संयुक्त राष्ट्र फिर उस पर अपना निर्णय देता है, संयुक्त राष्ट्र के अलग अलग अंग रहते हैं, तो वहां पर भी रूस ने भारत का ही सहयोग किया है। तो क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कई अवसरों पर भारत के पक्षों का समर्थन किया है। कश्मीर जैसे मुद्दों पर कई चरणों में भारत के हितों का समर्थन किया। मतलब या यूं कहें, रूस या उससे पहले सोवियत संघ ने कई महत्वपूर्ण अवसरों पर भारत का समर्थन किया अंतर्राष्ट्रीय मंच पे। जैसे कश्मीर मुद्दे पर कई बार भारत के पक्ष का समर्थन किया है और भारत विरोधी प्रस्तावों को आगे बढ़ने से रोका है। भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी, ये ध्यान दीजिएगा, इस शब्द के बारे में अपन चर्चा करेंगे, स्थायी सदस्यता का लगातार समर्थन किया है। क्या किया है? एक तो कश्मीर मुद्दे पे उसने हमें सपोर्ट किया अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा क्या है? एक तो कश्मीर, जब जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ, पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी सेना और कबाइल जो वहां के कबीले थे, उन्होंने मिलकर जम्मू कश्मीर पे हमला किया, तो हमारी भारतीय सेना ने जाके उनको खदेड़ा, जम्मू कश्मीर से बाहर धकेला। परंतु उस समय जब भारत नया नया आजाद हुआ था, तो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री ने ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गए, इसको यूएन में लेके गए कि भैया आप देखिए, जम्मू कश्मीर भारत का अंग है, वहां के राजा ने भी इसकी अनुमति दे दी, परंतु पाकिस्तान इस पर हमला कर रहा है। तो फिर यूएन ने दस्तक दी, युद्ध विराम करवाया और एक बात कही कि भैया आप एक काम कीजिए, जो भारत का हिस्सा है भारत को दीजिए और आप पीछे जाइए। परंतु कुछ तक हमारी तरफ से गलतियां रही, या यूं कहे कि उस समय इतनी समझ नहीं थी कूटनीति की, तो क्या कहा गया कि भाई हम जम्मू कश्मीर का विलय करेंगे पर जनमत संग्रह पे। परंतु वो कब? जब पाकिस्तान अपनी सेना पूरे जम्मू कश्मीर से पीछे लेगा। तो पाकिस्तान ने अपनी सेना पीछे नहीं ली, कुछ भाग पे, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर के नाम से कहता है, उस पर अवैध कब्जा करके बैठा है। अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर वहीं पाकिस्तान के कब्जे में कुछ अवैध हिस्सा है, जिसे पाकिस्तान क्या कहता है? आजाद कश्मीर कहता है। तो रूस ने क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे सहयोग कैसे किया? भाई एक तो जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे हमारे पक्ष में वोटिंग करता, दूसरा भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का लगातार समर्थन करता है। अब ध्यान दीजिएगा, यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है? 24 अक्टूबर 1945, कौन सी तारीख? 24 अक्टूबर 1945 में कुछ देश मिलके, बहुत सारे देश मिलके एक संगठन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संगठन, जिसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र। क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र नाम से एक संगठन बनाते हैं। उस समय कब? 24 अक्टूबर 1945 में। इसमें टोटल प्रारंभ में 51 देश रहते हैं। कितने देश रहते हैं? 51 देश, जो उसकी सदस्यता लिए हुए होते हैं। ठीक है। अब संयुक्त राष्ट्र का काम है कि पूरे विश्व में जो 51 देश है, उनमें शांति, सुरक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, इन सबको देखना। तो संयुक्त राष्ट्र का अलग अलग अंग है, 6 अंग है। कितने अंग है?
6 अंग, महासभा है, सुरक्षा परिषद है, न्यायपालिका है, सचिवालय वगैरह वगैरह। उसमें इसका महत्वपूर्ण अंग है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसका काम रहता है सैन्य गतिविधि, सैनिक संबंधी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा संबंधी कार्यों को देखना। अब इसमें क्या है कि इसमें जो टोटल देश सदस्य है काय के, संयुक्त राष्ट्र के, परंतु वहां पर क्या है, एक दोगलापना ये हुआ है, एक बाकी देशों के साथ धोखाधड़ी हुई कि संयुक्त राष्ट्र परिषद के जो सदस्य है, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य तो है, उनका मताधिकार होता है, मतलब कोई सा भी डिसीजन लेना है तो सबका, एक देश का एक वोट रहता है महासभा के अंतर्गत। अभी प्रेजेंट में 193 देश है। कितने देश है? 193 देश, मतलब 193 वोट। अब जिस पक्ष में ज्यादा वोट पड़ेंगे उस क्षेत्र में कार्य किया जाएगा। वहीं सुरक्षा परिषद में क्या है कि मात्र 5 स्थायी सदस्य। कितने? 5। अब ये जो 5 स्थायी सदस्य है, इसके बाहर 10 अस्थायी सदस्य इसमें हर 2 साल के लिए जोड़े जाते हैं। तो ऐसे टोटल कितने सदस्य हो गए? 15। कितने हो गए? 15। 5 तो स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। 10 जो अस्थायी सदस्य रहते हैं वो कितने समय के लिए रहेंगे? मात्र 2 साल के लिए। 2 साल के बाद वापस नए दूसरे 10 देशों को मौका दिया जाएगा। परंतु ये 5 जो देश है वो स्थायी रहेंगे। कौन कौन से? अमेरिका हुआ, रूस हुआ, चीन हुआ, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, मतलब ग्रेट ब्रिटेन। ये जो 5 देश है ये क्या है? रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, ये स्थायी सदस्य है और बाकी के 10 सदस्य अस्थायी है। क्या है? अस्थायी है। तो होता क्या, ये देखो, स्थायी सदस्यता। तो भारत का ये कहना है कि भाई अगर आप 5 स्थायी सदस्य हो और 5 के पास वीटो पावर है, मतलब वोट देने का अधिकार 5 के पास, 15 के वोट होते हैं, पर वीटो मतलब उस चीज पे ना कहना कि कोई सा भी अगर हम पारित कर रहे, मान लो आज जम्मू कश्मीर का मुद्दा है हमारा, इसमें अगर सुरक्षा परिषद कहते कि भाई जो आजाद कश्मीर है इसमें से आप सेना को बाहर करो पाकिस्तान वालों, ये हिस्सा भी भारत के अंतर्गत रहेगा। अब ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है तो हमने इस पे हमारा ये निर्णय सुनाया है। तो क्या हुआ? वोटिंग होगी। वोटिंग होने में 15 सदस्य वोट देंगे। मान लीजिए, आप सपोज कीजिए कि 14 सदस्यों ने वोट दिया भारत के पक्ष में कि हाँ भारत का मुद्दा सही है। क्या है? सही है। परंतु जो 5 स्थायी सदस्य है, कितने? 5, उसमें से मात्र एक सदस्य ये कह दे कि नहीं नहीं, ये भाई जम्मू कश्मीर ने कब्जा कर रखा तो जम्मू कश्मीर के हक में रहेगा। कितना सदस्य कह दे? मात्र एक सदस्य भी कह दे। काय का? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। तो फिर उन 14 सदस्यों के मतों का, वोटों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। वो बिल पारित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मात्र 5 सदस्यों को इन्होंने वीटो, मतलब विशेष अधिकार दे रखा है कि भाई अगर आप 5 सहमत होंगे और उसके बाद फिर नीचे जो 10 देश है उसमें से 5 सहमत हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, बहुमत ज्यादा आ जाएगा तो हम उसको पारित कर दें। तो भारत का भी ये कहना है कि भाई भारत भी एक बड़ा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी, जनसंख्या की दृष्टि से भी, तो हमें भी अधिकार मिलना चाहिए कि हमारे पास भी वीटो पावर हो। क्योंकि अगर हमारे पास वीटो पावर रहेगा और कोई सा भी ऐसा प्रस्ताव जो भारत के विरोध में है वो पारित किया जाएगा तो हम उसका, हमारे वीटो पावर का उपयोग करके उसको ना बोल देंगे तो वो पारित नहीं होगा। तो हम बार बार ये प्रयास करते हैं कि हमें वीटो पावर मिले, तो उसका रूस के द्वारा समर्थन किया जाता है कि हाँ भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए। पर उसमें और कौन कौन सदस्य है? अमेरिका है और हमारा पड़ोसी मुल्क चीन है। तो इन दोनों में से कोई अगर एक देश भी कह दे कि नहीं भाई भारत को अभी वीटो पावर नहीं दिया जाएगा, तो जो हम बिल लेके जाते हैं, जो प्रस्ताव लेके जाते हैं, वो निरस्त हो जाता है। चाहे 14 देश समर्थन कर दे, एक देश 5 में से, कौन से में से? 5 में से जिनके पास क्या है? वीटो पावर है, सुपर पावर है, अगर वो मना कर देंगे तो स्वाभाविक बात है भाई वो प्रस्ताव निरस्त हो जाएगा। तो ये होता है वीटो, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी 5 सदस्यों को दिया जाता है। बाकी 10 सदस्य नाम मात्र के लिए जुड़ते हैं 2-2 साल के लिए, फिर 2 साल के बाद नए सदस्य जुड़ जाएंगे। अब देखिए, भारत ने और रूस के संबंधों में, भारत का रूस ने वीटो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी समर्थन किया। अब एक स्टोरी सुनिए, हुआ क्या है। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था 1971 में, कब चल रहा था? 1971 में। उस समय
क्या हुआ, भारत और रूस लड़ रहे, सॉरी भारत और पाकिस्तान लड़ रहे थे, तो भारत पाकिस्तान पे हावी था, भारत जीता भी वो युद्ध। पर जब हम जीतने की कगार पे थे उस समय छोटा पाकिस्तान ये रहा, ये छोटा पाकिस्तान क्या किया, अमेरिका को फोन किया कि भाई साहब बहुत बुरा मार रहे हैं, गधे की तरह मार रहे हैं, कि बचा लो, वो तो खत्म ही कर देंगे, कि लाहौर तक घुस गए, खत्म हो जाएंगे, बचेगा ही नहीं हमारे पास तो कुछ भी। और 2-4 दिन युद्ध चल गया, 5-10 दिन ऐसे युद्ध चलता रहा, तो कि पाकिस्तान नाम का ये नक्शा ही मिट जाएगा, है ही नहीं कि दुनिया में कोई देश बना था, खत्म भी हो गया। 1945 में बना और 71 में खत्म हो गया। तो अमेरिका ने क्या किया, साले ने उधर से अपना 7वां बेड़ा भेज दिया पाकिस्तान की मदद करने के लिए। कौन सा बेड़ा भेज दिया, 7वां बेड़ा। अब 7वें बेड़े में क्या क्या होता है भाई, मिसाइल क्रूज होता है, एक बहुत बड़ा, मतलब जो बेड़ा रहता है उसको आप यूं मान के चलिए एक नौसैनिक बहुत बड़ी टुकड़ी, जिसमें परमाणु हथियार भी रहते हैं, मिसाइलें भी रहते हैं, तोप रहते हैं, एक सैनिकों का दल रहता है। तो इधर से अमेरिका ने भेज दिया अपना S-7 काय के लिए, भारत पे हमला करने के लिए। विमान वाहक पोत ये देखिए जहाज, ये इसके एयर हवाई जहाज वगैरह रखे हैं, ये मिसाइल क्रूज है, ये विध्वंसक है, और ये पनडुब्बी जो पानी के अंदर रह के मार करती, पता ही नहीं चलता है कहाँ से मार के कहाँ चली गई। अब हुआ क्या, उस समय हमने, हमारा मित्र देश कौन था, सोवियत संघ। तो हमने सोवियत संघ को फोन लगाया कि भाई साहब देख लो, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है कि इसको तो हम लपेट देंगे, इतने से बड़े कुत्ते की शक्ल को तो। परंतु उधर से अमेरिका वापस आ रहा है, तो उसने बोले कि बेत मत, तेरा टेंशन मत ले, भाई बैठा है। रूस ने कहा क्या कि भाई टेंशन मत ले, छोटा भाई है अपना, कोई हाथ लगा दे तो काट के फेंक देंगे, वहीं गाड़ देंगे साले को, जितने उतने सारे को। तो सोवियत संघ ने क्या किया, अपना प्रशांत बेड़ा भेजा और परमाणु पनडुब्बियां भेजी। अब रूस हमारे पास में, तो रूस से जो बेड़ा चला वो बंगाल की खाड़ी में आके यहाँ खड़ा हो गया, इधर से लॉक कर दिया। अब ये भाग लॉक करने के बाद सामने से आ रहा है अमेरिका वाला। अब पूछा कि कितने, कहाँ जा रही आई, कहाँ बाट थोड़ी आई थी, मई निकलो मई, आई बाट रस्तो ही नहीं है, कहीं कहाँ जाएगा। तो अमेरिका वाला ही सामने खड़े रहा मुंह लटके, बोले कि भाई हमारा रास्ता छोड़। अमेरिका वाला ने बोली किससे, सोवियत संघ से, कि भाई तू क्यों बीच में पड़ रहा, तेरा क्या करना, तेरे को क्या करना, मेरे को जान दे, मैं जाऊंगा पाकिस्तान की मदद करूंगा, भारत को हरा देंगे तो मेरे को कहीं ना कहीं उसका सहयोग मिलेगा, वहां पे हमको सैनिक अड्डे मिल जाएंगे पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान को पैसा दूंगा, ब्याज वसूलूंगा, और मेरे उद्योग क्षेत्र चलेंगे, मैं उसको निर्यात करूंगा, उसके उद्योगों को ठप कर दूंगा। परंतु रूस ने मित्रता निभाते हुए भारत की मदद 1971 में की, अपना प्रशांत बेड़ा भेजा। अमेरिका वालों ने कहा कि हमारे पास परमाणु हथियार है, हम फोड़ देंगे, तुमको मार देंगे। तो सोवियत संघ ने कहा कि मेरे पास भी कोई फटीके नहीं है छोटे छोटे, या पुष्टि बम नहीं है, मैं भी परमाणु लेके ही बैठा हूं, और तेरे से तो दुगने तिगने लेके बैठा हूं, तेरे पास 10 है तो मेरे पास 30 है, देख ले कौन कितना मारता है। उस समय 1971 में सोवियत संघ का प्रशांत बेड़ा आया, उसने अमेरिका के 7वें बेड़े का सामना किया, 7वां बेड़ा वापस रिटर्न हुआ और भारत ने पाकिस्तान युद्ध जीता। क्यों, तो ये अमेरिका तो उस समय भी चोट्टा था और आज भी चोट्टा का चोट्टा है, बेईमान का बेईमान ही है साला, तो इसका भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसी कारण इन सारी चीजों को देखते हुए आज हमने अलग से पढ़ा है, मतलब वहां अंतिम भाग में रखा है भारत और रूस की मित्रता के बारे में। काय के बारे में, भारत और रूस की मित्रता, क्योंकि रूस ने हर समय हर परिस्थिति में भारत की मदद की, और सेम वही भारत रूस के साथ करता है। चाहे रूस का यूक्रेन के साथ युद्ध हुआ तो भी भारत साइलेंट रहा, सपोर्ट किया, चाहे अभी ईरान इराक युद्ध चल रहा है उसमें भी रूस जिसके पक्ष में, तो भी हम हमारी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा है राजनीति विज्ञान का प्रथम पाठ, दो ध्रुवीयता का अंत, जिसके अंदर हमने पढ़ी दो ध्रुवीयता क्या होती है। भाई दुनिया के दो ध्रुव कैसे बने, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने। एक बना अमेरिका पूंजीवादी संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ समाजवादी। समय के साथ क्या हुआ, एक सोवियत संघ पे एक ही पार्टी का राज था, कम्युनिस्ट पार्टी का, 70 सालों से राज रहा। लंबे समय तक एक ही पार्टी का राज होने से क्या हुआ, व्यवस्थाएं क्षीण हुई, आर्थिक संकट का सामना पड़ा, अफगानिस्तान युद्ध में भी बड़ा भारी नुकसान सोवियत संघ को उठाना पड़ा।
तो समय के साथ साथ इसकी जो समाजवादी नीति थी उसमें भ्रष्टाचार हुए, उत्पाद कम हुआ, आर्थिक नुकसान होने लग गए, लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं दी गई थी। तो उन सारी चीज़ों के का कारण परिणाम क्या निकल गया? सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ के विघटन होने से क्या हुआ? दुनिया में अब एक ध्रुव बचा, उससे अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ा, जर्मनी का एकीकरण हो गया, और एक शीत युद्ध जो चल रहा था 1945 से 1991 तक, एक जो माहौल बना हुआ था युद्ध का, वो भी समाप्त हो गया। सोवियत संघ समाप्त हुआ तो युद्ध का माहौल भी समाप्त हो गया। उसी के साथ विश्व पटल पे एक नई राजनीति व्यवस्था या नई अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ और उसका प्रभाव भारत पे भी पड़ा। तो भारत ने फिर 1991 में आर्थिक उदारीकरण की नीति का अनुसरण किया। 1992 में सोवियत संघ के देशों में पूंजीवाद लाने के लिए, आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए शॉक थेरेपी का उपयोग किया गया। काय का? शॉक थेरेपी का। अब शॉक थेरेपी का उपयोग करना, या यूं कहे कि आघात करके उपचार करना का उपयोग किया गया। अचानक से सरकारी उद्योगों को निजी उद्योगों में बदला गया, सेल किए गए, तो जिसको हम क्या कहते हैं? विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल। क्या कहते हैं? शॉक थेरेपी के समय जो उद्योगों का निजीकरण किया गया, विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल। गैराज सेल मतलब अटाला बेचने का भाव। जैसे मतलब खरीदा नई चीज कितने में आती? 100 में, तो अटाले में बिकती है 20 में, तो गैराज सेल कहा जाता है जिसे। ये सारी चीजें पड़ी, और भारत और रूस की मित्रता। अब हम इसी कड़ी में आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो इन्हीं प्रश्न उत्तरों के साथ क्या होगा? हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो क्या है पहला प्रश्न? दो ध्रुवीयता का अंत के सिर्फ महत्वपूर्ण एक शब्दी अति लघुत्तरी प्रश्न। तो क्या आएगा पहला? शीत युद्ध किन दो महाशक्तियों के बीच था? शीत युद्ध अभी आपको बताया, कोल्ड वार। कौन सी दो महाशक्ति के साथ? अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य शीत युद्ध था। दूसरा प्रश्न है, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? तो कब होगा? जब दोनों में से कोई सा एक संघ खत्म हो जाएगा, एक गुट खत्म हो जाएगा। तो सोवियत संघ के विघटन के साथ 1991 में। कब हुआ? 1991 में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन होता है 26 दिसंबर 1991 में। ये जो सोवियत गुट था या संघ था, इसमें कुल कितने गणराज्य थे? तो इसमें 15 गणराज्य थे। कितने थे? 15 गणराज्य। और सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? या यूं कहें अंतिम राष्ट्रपति, या सोवियत संघ में कौन से राष्ट्रपति को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वो थे मिखाइल गोर्बाचेव, जिनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है 1990 में, और ये इसके अंतिम राष्ट्रपति भी रहे हैं। काय के? सोवियत संघ के। पेरेस्ट्रोइका का अर्थ क्या है? पुनर्गठन। क्या है? पुनर्गठन, या तो यूं कहें आर्थिक पुनर्गठन। आर्थिक पुनर्गठन। वहीं जो मिसाइल गोर्बाचेव ने सुधार किए थे, ग्लासनोस्ता का अर्थ क्या होता है? तो इसका होता है खुलापन। क्या होता है? खुलापन। यानी इन्होंने आर्थिक पुनर्गठन किया, उद्योगों में सुधार किया, साथ में जनता को कुछ बोलने की, पत्रकारिता को बोलने की आजादी दी। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ता की शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत किसने की? अंतिम राष्ट्रपति जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त है, मिखाइल गोर्बाचेव ने। बर्लिन की दीवार कब गिरी? जर्मनी की जो राजधानी है बर्लिन, उसमें एक दीवार कर दी गई थी। जर्मनी को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। तो वो गिराई कब गई? तो वो गिराई गई 1990 में। सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व की प्रमुख महाशक्ति कौन बना? तो स्वाभाविक बात है, सोवियत संघ जब समाप्त हो जाएगा तो कौन बनेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कौन बना शक्ति? अमेरिका। सोवियत संघ के विघटन से कौन सी विश्व व्यवस्था समाप्त हुई? कौन सी विश्व व्यवस्था थी? जब दुनिया दो भागों में बटी रहेगी, दो गुट में रहेगी, तो दो ध्रुवी व्यवस्था। सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सी विश्व व्यवस्था स्थापित हुई? जब दो ध्रुव थे, एक ध्रुव समाप्त हो गया, तो कौन सी व्यवस्था बनेगी? एक ध्रुवी। मतलब अगर देखा जाए पूरे पाठ का सार निकल के आ रहा है क्रम से, कुछ भी अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शॉक थेरेपी किस देश में सबसे पहले लागू की गई? तो कौन से देश में लागू हो जाएगी? रूस में। कहां लागू होगी? रूस में, क्योंकि सबसे पहले विघटन सोवियत संघ का हुआ था, तो मुखिया कौन था? रूस था।
शॉक थेरेपी का मुख्य कारण क्या था, मतलब मुख्य उद्देश्य क्या था भैया, शॉक थेरेपी क्यों लाई गई, क्योंकि उस समय क्या था, गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती थी, एक मूल्य शासकीय मूल्य तय था, परंतु उसी वस्तु का बाजार मूल्य अलग था। तो क्या था, काय के लिए, बाजार अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए, काय के लिए, बाजार अर्थव्यवस्था, मतलब जो बाजार में मूल्य, उसी मूल्य पे वस्तु बेची जाएगी, ना कि जो गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रही उसके साथ। शॉक थेरेपी कब लागू की गई, तो जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तो 1992 में इसको लागू किया गया, और सबसे पहले कहां पे, रूस में। शॉक थेरेपी के अंतर्गत सरकारी उद्योगों का क्या किया गया, जो सरकारी उद्योग थे उनका क्या कर दिया, प्राइवेटीकरण, निजीकरण, क्या कर दिया, निजीकरण करना, मतलब निजी हाथों में दे दिए गए। शॉक थेरेपी का एक प्रमुख दुष्परिणाम क्या हुआ, तो सबसे पहला परिणाम हुआ इसका बेरोजगारी, क्योंकि जो सरकारी उद्योग थे जिसमें लोग नौकरी कर रहे थे, वो जो प्राइवेट हाथों में चले गए, तो वहां सरकारी में तो क्या था, 50, जहाँ 5 मजदूर का काम कर रहे हैं वहां 10 मजदूर लगे हुए थे, पर प्राइवेट में क्या हुआ कि जहां 5 मजदूर की जरूरत होती है प्राइवेट सेक्टर वहां भी 3 या 4 मजदूर से काम चला लेता, जहां 500 मजदूर की जरूरत होती है प्राइवेट सेक्टर वहां 400 मजदूर से काम चला लेता, क्योंकि 100 मजदूर की सैलरी ना देनी पड़े, तो उससे क्या है, बेरोजगारी बढ़ी। शॉक थेरेपी से रूस में कौन सी आर्थिक समस्या पैदा हुई, सबसे पहले कहां लागू हुई थी, रूस में, तो समस्या का लागू हुई, सबसे पहली महंगाई बढ़ी, क्यों, क्योंकि इन्होंने बाजार मूल्य रखा, पहले क्या था, सब्सिडी के साथ सामान मिल रहा था, जैसे आज मान लो गैस की टंकी हमको 1000 रुपए मिलती है, 300 रुपए सब्सिडी के आ जाते हैं, तो पड़ी 700 की, पर अगर गवर्नमेंट सब्सिडी बंद कर देगी तो क्या हो जाएगी, 1000 की हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वो महंगी हो जाएगी। शॉक थेरेपी किस प्रकार की अर्थव्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया था, तो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए शॉक थेरेपी का उपयोग किया गया था। कौन सी, मुक्त बाजार, मतलब बाजार मुक्त रहेगा, उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा। शॉक थेरेपी किस संस्था की सलाह पर अपनाई गई, तो ये अपनाई गई अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, काय की किसकी सहायता से या किसके कहने पे, तो एक संगठन है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो दुनिया में किसी भी देश को अगर फंड की जरूरत रहती है, आईएमएफ जहां से लोन ले सकते हैं, आईएमएफ तुमने सुना होगा बहुत बार कि पाकिस्तान ने आईएमएफ से लोन ले रखा है, आईएमएफ का पाकिस्तान पे इतना खर्चा है कि वो 4 बार बिके तो भी पूरा नहीं कर पाए, तो ये वही आईएमएफ है जो पाकिस्तान को पैसा देती है, जिससे पाकिस्तान अपना गुजारा करता है। चेचन्या किस देश का भाग है, तो चेचन्या किसका भाग था, हमने पढ़ा था रूस का, किसका, रूस का एक राज्य है। चेचन्या में संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, स्वतंत्रता की मांग, चेचन्या का यह कहना था कि भाई हम तो रूस के नीचे नीचे लटक रहे हैं, तो हम तो एक अलग देश बनाएं, क्या बनाएंगे, अलग देश बनाएंगे। ताजिकिस्तान में संघर्ष किस कारण से हुआ था, कारण क्या था, तो वहां जो संघर्ष था उसका कारण गृह युद्ध था, क्या था, गृह युद्ध था। नागोर्नो और काराबाख विवाद किन दो देशों के बीच था, तो हमने पढ़ा कौन कौन से देश, और कारण क्या था इसका, जाति थी, क्योंकि देश तो था अजरबैजान, जो जहां इस्लाम के लोग बहुत है, इस्लामी लोग बहुत सारे हैं, परंतु उसके एक क्षेत्र में अर्मेनिया जाति के लोग रहते थे, तो उनका कहना था कि हमको तो आर्मेनिया देश में मिला दिया जाए, भाई हमारी जाति अलग है और तुम्हारी जाति अलग, इस कारण यहाँ पे विद्रोह हुआ था। जॉर्जिया में संघर्ष किन क्षेत्रों को लेकर हुआ, तो जॉर्जिया में जो देश है उसमें 2 अलग अलग जगह पे आंदोलन हुए थे, युद्ध हुआ था, और आज भी ये दोनों देश स्वतंत्र है, जिसको रूस मान्यता देता है। कौन कौन से, अब खाजिया और दक्षिण ओसेतिया। अगला है सोवियत संघ के विघटन के बाद अधिकांश संघर्षों का मुख्य कारण क्या था, यानी जो हम पढ़ते आ रहे हैं अभी जॉर्जिया का, ओसेतिया का, क्या कारण थे संघर्षों के, तो पहला संघर्ष था जाति कारण था, और दूसरा सीमा विवाद। जाति मतलब ये कि एक देश में अलग अलग संस्कृति के लोग रह रहे थे, तो उन्होंने अपनी संस्कृति अलग मानते हुए मांग करी कि हमारा देश तो अलग कर दे, या अब हम इस देश के साथ नहीं रहेंगे, कब, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ। दूसरा था सीमा, मतलब कोई एक, कुछ ने तो जाति के हिसाब से मांगा, कुछ देश ही अलग हो गए, तो उनकी अंतरराष्ट्रीय सीमा का विवाद भी चल रहा था। तो मुख्य 2 कारण क्या है अधिकांश संघर्षों के, एक तो जाति और एक सीमा विवाद।
बाल्टिक देशों में कौन से देश शामिल है? बाल्टिक देश में हमने बताए थे 3 देश। कितने देश? 3 देश, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। कौन कौन से देश? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये सोवियत संघ के ही अंग थे। मध्य एशिया के 5 गणराज्यों के समूह को क्या कहा जाता था? हमने बताया था आपको कि जो सोवियत संघ में 15 देश थे, इनको भौगोलिक आधार पर अलग अलग क्षेत्र में रखे गए थे। बाल्टिक गणराज्य, स्वाल गणराज्य और मध्य एशिया के, तो उनमें कौन कौन से देश थे? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। 5 देश थे। कितने देश थे? 5 देश थे। अफगानिस्तान में सोवियत सेना कब भेजी गई? अफगानिस्तान का जो युद्ध हुआ सोवियत संघ के साथ, तो उसमें सेना कब भेजी थी सोवियत संघ ने? 1979 में। और इसी युद्ध को क्या कहा जाता है कि भाई अफगानिस्तान युद्ध को क्या कहा जाता है सोवियत संघ का? तो सोवियत संघ का वियतनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वियतनाम। मतलब वियतनाम में जब अमेरिका ने अपनी सेना भेजी, नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान हुआ, सैनिक मरे, फिर भी विजय प्राप्त नहीं हुई, अंततः सेना वापस बुलानी पड़ी। उसी प्रकार सोवियत संघ को भी अफगानिस्तान में विजय प्राप्त नहीं हुई, सिर्फ आर्थिक नुकसान हुआ और सैनिक मारे गए। अंततः क्या हुआ? इसको भी सेना बुलानी पड़ी। इसी कारण क्या कहा जाता है कि अफगानिस्तान युद्ध सोवियत संघ का वियतनाम है। क्या है? वियतनाम है। सीएसआई का पूरा नाम क्या है? तो सीएसआई का नाम है राष्ट्रमंडल स्वतंत्र राज्यों का संघ, या यूं कहें कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट। सीएसआई का गठन कब हुआ? तो इसका गठन होता है सोवियत संघ के विघटन से 5 दिन पहले। कितने दिन पहले? 5 दिन पहले। अगर वो तारीख आपको याद है तो वो तारीख है 26 दिसंबर। तो 5 दिन पहले यानी 21 दिसंबर 1991 को सीएसआई का गठन होता है। सीएसआई के गठन में प्रारंभ में कितने देशों ने भाग लिया? तो 11 देशों ने। कितने देशों ने? 11 देशों में। सोवियत संघ में टोटल 15 देश थे, जिसमें से 11 देश भाग लेते हैं। अब 4 कौन से देश भाग नहीं लेते हैं? उसमें 3 तो है बाल्टिक गणराज्य। कौन से? बाल्टिक गणराज्य। और चौथा देश है जॉर्जिया, जो इसका सदस्य नहीं बनता है। बाद में 1993 में उसका सदस्य बनता है, परंतु 2009 में वापस हट जाता है। सोवियत संघ में सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा किसने कर दी? और जो 15 देश थे उसमें से सबसे पहले किसने कह दिया कि अपन तो आजाद परिंदे हैं, अब हम किसी के गुलाम नहीं है, हमने ले ली आजादी। किसने कहा था? तो वो कहा था बाल्टिक गणराज्य के देश लिथुआनिया ने। किसने कहा था? लिथुआनिया। कौन से गणराज्य में था ये? बाल्टिक गणराज्य में। अब जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो भारत ने नई आर्थिक नीति क्या अपनाई? तो वो अपनाई 1991 में। या यूं पूछ लिया जाए कि भारत ने 1991 में कौन सी नीति अपनाई? तो आर्थिक नीति। कौन सी? उदारीकरण की नीति। कौन सी? उदारीकरण की। आर्थिक नीति के साथ आपको उदारीकरण लिखना ही पड़ेगा। अगला है भाई उदारीकरण शब्द क्यों लिखना पड़ेगा? तो इसका अर्थ क्या होता है? उदारीकरण का अर्थ होता है आर्थिक नियंत्रणों में कमी। यानी जो नियंत्रण हम आर्थिक क्षेत्र में हमारे देश के लोगों को, उद्योगपतियों को देते हैं, जो सुविधा देते हैं, दूसरे देश से जो उद्योगपति आते हैं, जो इन्वेस्टर आते हैं, जो निवेश करने आते हैं, उनको भी हमने शर्तों में उस समय छूट दी, उनके प्रति उदारता का भाव रखा। तो काहे के लिए रखा था? पैसे के लिए। तो आर्थिक नियंत्रणों में कमी करी। वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है? वैश्वीकरण का अर्थ होता है विश्व अर्थव्यवस्था का एकीकरण। मतलब कोई सा भी देश किसी भी देश के साथ बिना किसी नियम शर्तों के या पाबंदियों के साथ आयात निर्यात कर सकता है, सिर्फ उसी देश के नियम शर्तों के साथ। कोई तीसरा देश, मान लो हमारा किसी देश से आयात है, तो कोई तीसरा देश उसको रोकेगा नहीं कि नहीं भैया तुम इसके साथ संबंध मत स्थापित करो। आज विश्व एकीकरण का मतलब वही है कि पूरा विश्व एक है, एक दूसरे के साथ, जिसके साथ आपको जो व्यापार करना है आप व्यापार कीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। नई विश्व व्यवस्था का प्रमुख आधार क्या बना? तो वो बना नई विश्व व्यवस्था। पहले क्या थी? 2 ध्रुवी। एक ध्रुव खत्म हो गया तो एक ध्रुवी व्यवस्था बनी। तो जो नई विश्व व्यवस्था थी इसका प्रमुख आधार क्या बना? तो इसका बना अमेरिका प्रभुत्व। मतलब कौन बना? अमेरिका बना। शीत युद्ध के समय भारत का सबसे विश्वसनीय मित्र देश कौन सा था? जब कोल्ड वार चल रहा था
या यूं कहे कि जब शीत युद्ध चल रहा था, जब दो ध्रुव बने हुए थे, तो सबसे विश्वसनीय मित्र कौन था? तो वो था हमारा सोवियत संघ। और अगर आज का पूछा जाए तो सोवियत संघ की जगह हम क्या लिख देंगे? रूस लिख देंगे। क्या लिख देंगे? रूस लिख देंगे। और ये है कि भाई जो हमारा अध्याय है दो ध्रुवीयता का अंत, इसका मुख्य विषय क्या है? अगर ये है कि भाई क्यों नाम दिया गया दो ध्रुवीयता का अंत, और इसमें हमने मुख्य क्या पढ़ा, तो इसमें पढ़ा हमने सोवियत संघ का विघटन तथा एक नई व्यवस्था। क्या पढ़ा है? कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ और एक नई अर्थव्यवस्था, नई विश्व व्यवस्था कैसे लगी, कैसे लागू हुई। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमने पाठ के साथ साथ देखे, या यूं कहे कि पूरे पाठ का रिवीजन किया। तो आज हमने पढ़ा है भारत और रूस के संबंध, साथ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अति लघु उत्तरीय या तो एक विकल्पीय आपके प्रश्न उत्तर हैं, जो आपको परीक्षा में बहुत सपोर्ट करेंगे आपके परसेंटेज बनाने में, क्योंकि एक एक नंबर महत्वपूर्ण है। तो हम किसी भी चीज को छोटा मान के छोड़ नहीं सकते हैं। अगर ऐसा मानेंगे तो अरे कि चलो एक ये छोड़ दो, शोक थेरेपी छोड़ दो, क्या आएगा, आर्थिक उदारीकरण भूल जाओ, क्या है, नहीं करेंगे या तो क्या होगा। एक एक नंबर बहुत जरूरी है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और वही बूंद बूंद घड़े को खाली भी कर देती है। अगर हम छोटी छोटी चीजें छोड़ेंगे तो आपका घड़ा खाली हो जाएगा, और अगर हर छोटी छोटी चीज को पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि अभी आपके पास बहुत समय, अभी हमने शुरुआत ही की है, तो अगर शुरुआत के साथ ही अगर कवर करते चले तो हमें कोई समस्या नहीं रहेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। ठीक, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।